Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज। आज हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और उसमें कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो सेल के अंदर जितना भी लिविंग मैटर होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। द लिविंग मैटर ऑफ अ सेल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इस प्रोटोप्लाज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ साइटोप्लाज्म एंड नंबर 2 इज़ न्यूक्लियस। आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सेल का जो दरमियान वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाकी का जितना भी पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म उसको कंसीडर किया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज़ द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल है, सेल के दरमियान में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन भी होती है यहाँ बिल्कुल एंड पे, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी तरह से सेल की एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल की इधर एंड पे प्रेजेंट होती है। सेल की इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी पार्ट होता है, जितना भी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का होता है या फिर साइटोस्केलेटन का होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का मतलब ये है कि ऐसी ऑर्गेनेलीज जिसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज वो ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती है और कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, यानी कि उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म की नेचर किस तरह की होती है। इट इज़ अबाउट 90% वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। साइटोप्लाज्म की अगर हम नेचर को देखें तो उसमें 90% वाटर होता है और वाटर के ज़रिए एक सॉल्यूशन बनाया जाता है और इस सॉल्यूशन के अंदर बायोकेमिकल्स होते हैं, वो सारे केमिकल्स जो कि एक लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कुछ इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ आयंस होते हैं और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में, जिसमें शामिल है सॉल्ट, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं, शुगर भी होती हैं, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, वाइटामिन्स और डिज़ोल्व्ड गैसेस। ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। इसके अलावा ये तो थे स्मॉल मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स में शामिल है प्रोटीन्स होती हैं। तो ये बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। तो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म का जो इनर पार्ट होता है, यानी जो दरमियान वाला हिस्सा होता है जो कि न्यूक्लियस के करीब करीब होता है, वो लेस विस्कियस होता है और इसको हम नाम देते हैं साइटोसोल का। इसी तरह से साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल पार्ट होता है, यानी मेम्ब्रेन के आसपास, मेम्ब्रेन के मतलब ये बिल्कुल जो किनारों वाला जो साइटोप्लाज्म है जो बिल्कुल किनारों पे होता है वो जो है वो ज़्यादा विस्कियस होता है। इसको हम नाम देते हैं साइटोजेल का। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दरमियान वाला साइटोसोल और बिल्कुल ये किनारों वाला साइटोजेल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमें एक सर्कुलर मूवमेंट नज़र आती है, जो जैसा कि आपको इधर एरो से शो हो रही है। तो ये जो मूवमेंट होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट जिसको कहते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये आपको मूवमेंट नज़र आ रही होती है। तो इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं साइक्लोसिस का और साइक्लोसिस की वजह से ही साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल के कंटेंट्स हैं, सेल की चीज़ें हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर क्या रोल होता है। तो साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर दो तरह का रोल है।
नंबर 1 इज़ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म के तौर पे एक्ट कर रही होती है। एंड साइटोप्लाज्म इज़ द स्टोरेज हाउस ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म में साइटोप्लाज्म किस तरह से इन्वॉल्व होता है। तो बहुत से मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो साइटोसोल में होते हैं। साइटोसोल किसको कहते हैं? जो सेल का दरमियान वाला हिस्सा होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। तो साइटोसोल के अंदर मेटाबॉलिक जो है वो पाथवेज हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो साइटोसोल में हो रहे हैं, मतलब सेल के दरमियान वाले हिस्से में हो रहे हैं। कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज हो रहे होते हैं? जिसमें शामिल है प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, ये साइटोसोल में होते हैं, मींस के सेल के बिल्कुल दरमियान में। अब साइटोजेल की बात करें, साइटोजेल किनारों वाले पार्ट को कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो किनारों पे होता है उसको साइटोजेल कहते हैं। तो साइटोजेल में जो है वो स्टोरेज होती है, यानी इधर किनारों पे जो है वो स्टोरेज हो रही होती है यूज़फुल कंपाउंड्स की, ऐसे कंपाउंड्स जो कि ज़रूरी होते हैं बहुत से सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। सेलुलर मतलब सेल की एक्टिविटीज़ के लिए। तो सेल की एक्टिविटीज़ के लिए जिन कंपाउंड्स की हमें ज़रूरत होती है उसकी स्टोरेज यहाँ पे होती है साइटोजेल के अंदर। और जितने भी वेस्ट कंपाउंड्स हैं जो कि सेल से एलिमिनेट होते रहते हैं, टाइम टू टाइम एलिमिनेट हो रहे होते हैं, वो भी यहाँ पे जो है बिल्कुल किनारों पे मींस के साइटोजेल में स्टोर हो जाते हैं। Cell organelles. In a eukaryotic cell, the cytoplasm contains highly organized discrete structures which are specific for various cellular functions are called cell organelles. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सी ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक किस्म का सेल के फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज़। और ये जो सेल ऑर्गेनेलीज़ होती हैं इनको एक स्पेसिफिक किस्म की मेम्ब्रेन के ज़रिए इनको इंक्लोज किया जाता है, यानी ये मेम्ब्रेन के ज़रिए बाउंडेड होती हैं। तो ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज़ मेम्ब्रेन के ज़रिए बाउंड होती हैं सिवाय राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा बहुत से नॉन लिविंग ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जो स्टोरेज और सेल की वेस्टिंग, सेल के अंदर जो स्टोरेज और वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और इनमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते और इनको ना ही ये मेम्ब्रेन के ज़रिए इनको बाउंड किया जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं होती और ना ही इनमें कोई मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। और इंक्लूजन्स की बात करें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की, तो इसमें हमारे पास शामिल है ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स एंड पिगमेंट्स। तो सेल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जिसमें हमारे पास शामिल हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, परऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आज हम जिन दो सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, an interconnecting network of cisternae which is generally extended from nuclear membrane to the plasma membrane throughout the cytoplasm of all eukaryotic cells is called endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक नेटवर्क होता है सिस्टरने का जो कि एक्सटेंड करता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ होता है और ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड हुआ होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नंबर 2 इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मोस्टली जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दोनों टाइप्स होती हैं, यानी उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें एग्जांपल है हमारे पास स्केलेटल मसल सेल्स की। तो स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to the sites facing the cytoplasm and has rough appearance under electron microscope. Rough endoplasmic reticulum ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसमें उसकी साइट्स पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उस साइट पर अटैच होते हैं वो साइट जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, और अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपीयरेंस होती है वो बहुत रफ़ होती है। यही रीज़न है कि हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में यानी कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। उसकी रीज़न ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इन राइबोसोम्स की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा सेल के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। Number 2 is smooth endoplasmic reticulum. In smooth endoplasmic reticulum, ribosomes are not attached to it. Therefore, it has smooth appearance under electron microscope. अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके साथ ही ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसकी जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। यही रीज़न है कि हम इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन यानी उसमें से जो टॉक्सिक है उसको ख़त्म करना, या फिर पॉइजन की लिवर सेल्स के अंदर जो है जो ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन होती है या फिर पॉइजन की होती है लिवर सेल्स के अंदर। इसी तरह से लिपिड्स की सिंथेसिस जिसमें शामिल है। लिपिड्स की सिंथेसिस में एग्जांपल है ऑयल्स की, यानी ऑयल्स जो बनते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है, या स्टीरॉइड जो बनते हैं। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर कर लेता है, और ये कैल्शियम आयंस तब रिलीज़ होते हैं जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसमें से कैल्शियम आयंस रिलीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत से सेलुलर प्रोडक्ट्स की ट्रांसफ़र करता है, उनको ट्रांसफ़र करता है सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, या फिर सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट जो होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए होती है। जिसमें एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या करती हैं, प्रोटीन्स रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उनकी ट्रांसपोर्ट होती है, और ये प्रोटीन्स रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं। तो ये जो फंक्शन होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए हो रहा होता है। और इसी तरह से रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड ऑर्गेनेली जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है राइबोसोम्स। व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर रफली स्फेरिकल ग्रेनुलर नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडीज फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। राइबोसोम्स एक रफ़ किस्म की स्फेरिकल यानी कि इनकी गोल शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है, और ये राइबोसोम्स ग्रेन्यूलर होती हैं, यानी कि इनका जो साइज़ होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, और राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और राइबोसोम्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स जो हैं वो उनको फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी हुई थी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब राइबोसोम्स को देखा गया तो इनकी जो अपीयरेंस थी वो डेंस ग्रेन्यूल्स की तरह की थी।
साइज़ ऑफ राइबोसोम्स। अगर हम राइबोसोम्स के साइज़ की बात करें तो राइबोसोम्स का जो साइज़ है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का, इन दोनों का जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो बड़े होते हैं, यानी कि उसका जो डायामीटर होता है वो 20 से 24 नैनोमीटर होता है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को हम ATS से डोनेट करते हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का साइज़ छोटा होता है और इनको हम 70S राइबोसोम्स के ज़रिए कैरेक्टराइज करते हैं। तो राइबोसोम्स को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। राइबोसोम्स के अंदर RNA और प्रोटीन दोनों की इक्वल अमाउंट होती है। यही रीज़न है कि हम राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, यानी कि इसमें RNA भी है, प्रोटीन भी है, इसलिए हम इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कह रहे हैं। तो राइबोसोम्स की जो फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, और न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, और न्यूक्लियोलस में पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। उन सुराखों के ज़रिए फिर इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ये बाहर आ जाते हैं, न्यूक्लियोलस से बाहर आके ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या तो अटैच हुए होते हैं या फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स हुए होते हैं। तो इसके अलावा राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर भी पाए जा सकते हैं। इसी तरह से जो यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम्स है वो दो तरह के सब यूनिट्स से मिलके बना होता है। ये जो दो सब यूनिट्स होते हैं इनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। जो बड़ा सब यूनिट होता है उसको हम डोनेट करते हैं, 60S के ज़रिए उसको शो कर रहे होते हैं, और जो छोटा सब यूनिट होता है उसको हम 40S से शो करते हैं। तो ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं जब ये अटैच करते हैं तो ये मिलके ATS बनाते हैं। तो इनकी जो अटैचमेंट होती है उसको कंट्रोल किया जाता है मैग्नीशियम आइंस के ज़रिए और सॉल्ट्स के ज़रिए। सॉल्ट्स बॉन्ड्स बनाते हैं RNA के फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान या फिर अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप के दरमियान। और ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ये मैग्नीशियम आइंस के दरमियान भी हो सकती है और साल्ट के दरमियान भी हो सकती है। तो ये जो दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं ये दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं ट्रांसलेशन के वक्त। ट्रांसलेशन का जब इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो उस वक्त ये दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच हो जाते हैं। पोलीसोम और पॉलीराइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है, जिसको हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बहुत से राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर RNA के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकती हैं कि ये जो ब्लू पार्ट है ये सारा मैसेंजर RNA है और उसके ऊपर ये छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच हुए हुए हैं। तो जब एक ही मैसेंजर RNA के ऊपर बहुत से राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो वो अटैच होके राइबोसोम्स की एक चेन बना देते हैं। इस चेन को हम कहते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम्स। तो इस तरह से हम जो है किसी भी पॉलीपेप्टाइड की बहुत सी कॉपीज़ बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। I hope student you have gained the concept of cytoplasm and cell organelles that are endoplasmic reticulum and ribosomes. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.